Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतरीन करनी है, अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे ना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं भी आंसर्स लिख पाऊंगा, तो आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। दूसरी बात आती है NTSC और ओलंपियाड की, जिसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे डेफिनेटली आपकी जो प्रेपरेशन है, बेसिक नॉलेज जो है, आपका जो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया तरीके से राइज होगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें से एक तो ऐसा होगा जो आपका फ्यूचर गोल होगा क्रैक करना, और वो हो सकता है IIT, नीट, यू हैव SSC, बैंक, UPSC, RRB, JAB एक्सेट्रा। ये सारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप जाके बस क्लिक करो और वीडियोस देखो। क्या इतना आसान है कि हमारे सामने सब कुछ आसानी से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होगा, हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, वीडियो हमारे सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं, यानी आपकी सुविधा के लिए सारे कोर्सेज को, सारे वीडियोस को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है ताकि आप जो हैं परेशान ना हो, वीडियोस जो हैं आसानी से देख पाए और आपकी प्रिपरेशन एक नंबर तरीके से हो सके। तो उसके लिए करना क्या होता है, बस मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करनी होती है। वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, वीडियोस को कैसे देखते हैं, सब बताऊंगी बहुत अच्छे से इन डिटेल, बट इस वीडियो के अंत में फिलहाल के लिए बात करते हैं आज की टॉपिक की, जो होगा पोएम द ट्रीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो भाई ये जो कविता है वो आपके चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में दी गई है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ऑलरेडी हम 3 कहानियां पढ़ चुके हैं। अब आती है बारी एक चौथी चीज की, एक फोर्थ चीज को पढ़ने की, और वो है द पोएम द ट्रीज। बहुत अलग किस्म की कविता है ये। कई इसके मतलब निकल सकते हैं, कई चीजें हैं जो आप लिंक कर सकते हो इस कविता से। ऑल्दो ये पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी इसकी जो कवियत्री है एड्रियान रिच, वो आपको समाज के लोग, समाज की महिलाएं, कई ऐसे बोल सकते हैं पहलू हैं जिनको उन्होंने अपनी एक ही कविता में हाईलाइट किया है। और आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा NCERT सॉल्यूशन में, जब वो डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि ये कविता बहुत ही अलग है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बिकॉज फिर अगर ये कविता में से कोई प्रश्न आए और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो डेफिनेटली मार्क्स चले जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना, और अपनी नोटबुक और जो भी पेंसिल पेन जो भी यूज करते हो प्लीज उसे खोल के रखो ताकि आप नोट डाउन करते चलें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बीच बीच में बताऊंगी। डन? ओके, चलिए सबसे पहली बात करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, लिखा किसने है इस कविता को, साथ ही साथ क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे के स्टैंजास की। The Trees is written by the poetess Adrienne Rich. ये कविता लिखी गई है कवियत्री द्वारा जिनका नाम है एड्रियान रिच। In these lines, the poet has used her imagination by saying that the trees are moving, but actually the trees are not moving. यानी इस कविता में, ये आपकी बुक की ही लाइन है, जो पोएटेस हैं वो कहती हैं कि भाई उन्होंने ना अपना एक इमेजिनेशन यूज किया है, उन्होंने, कवियत्री ने अपनी एक कल्पना का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और वो कहती हैं कि पेड़ जो हैं वो चल रहे हैं, बट एक्चुअली में पेड़ चल ही नहीं सकते। राइट? पेड़ों को हम लिविंग थिंग्स में मानते हैं, बट एक चीज है जो नहीं होती लिविंग थिंग्स की मैच, वो है कि दे डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स मूव बट ट्रीज डोंट मूव। राइट? तो पेड़ चलते नहीं है, और कवित्री कह रही हैं कि यहाँ पर पेड़ चल रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग किस्म का अपना एक जो कल्पना है, जो काल्पनिक उनका दिमाग है, वो इस्तेमाल किया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उन लाइंस को प्रोड्यूस किया है। सो अब हम ये पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। द ट्रीज कवियत्री एड्रियान रिच द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवियत्री ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया है, और वह कहती हैं कि वृक्ष तो चल रहे हैं पर वास्तव में वृक्ष नहीं चल रहे हैं। भाई चल ही नहीं सकते वृक्ष, पेड़ चलते हैं क्या? नहीं चलते, बट वो कह रही हैं कि पेड़ चल रहे हैं। अब ये क्या है वो अब आपको समझ आएगा जैसे जैसे आगे आगे कविता पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टांजा समझते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. एक एक करके समझते हैं क्या कह रही है कवित्री यहाँ पे। The trees inside are moving out into the forest. वो कह रही हैं कि जो पेड़ घर के अंदर हैं वो पेड़ अब बाहर जा रहे हैं जंगलों में।
कई जगहों पे आपने देखा होगा, शायद इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है इंडिया में, बट फिर भी शायद आपको पता हो, कई लोग हैं जो पेड़ पौधे घर के अंदर लगा देते हैं एज डेकोरेशन, या फिर उनको अपने घर में वो चाहिए होता है कि पेड़ पौधे लगे रहें, और बाहर जो जंगल है उसके पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि वो ज़मीन यूज़ हो सके, वो लकड़ी यूज़ हो सके, खुद का जो भी फ़ायदा है इंसानों का। तो जंगल जहाँ पर पेड़ों का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो कट कर दिए जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से आप खाली कर दे रहे हो जंगल को, और वो पेड़ आप लगा ले रहे हो अपने घर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पोएटिस कह रही हैं कि जो पेड़ घर के अंदर मौजूद हैं, अब वो फॉरेस्ट यानी बाहर जंगल में जा रहे हैं। The forest that was empty all these days, वो जंगल जो इतने टाइम से खाली पड़ा था, भैया वहाँ पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो जंगल कहाँ से कहलाएगा, राइट? तो वो जंगल जो इतने समय से खाली था, अब उसी जंगल में वो पेड़ जो घर के अंदर हैं वो बाहर जा रहे। अब जंगल खाली होगा तो एक बात बताओ, पेड़ नहीं है तो क्या पेड़ नहीं है तो पक्षी कैसे बैठेंगे पेड़ों पे, राइट? तो पक्षी पेड़ पर नहीं बैठ सकते बिकॉज पेड़ ही नहीं थे जंगल में। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पेड़ों के आसपास कई कीड़े मकोड़े हैं जो अपना घर बना लेते हैं या छुप जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कभी किसी एक पर्टिकुलर कीड़े को पकड़ने की कोशिश करो, वो धीरे से जाएगा और पेड़ के किसी कोने में छुप जाएगा, राइट? तो अभी पेड़ ही नहीं है तो ये कीड़े मकोड़े भी छुप नहीं सकते। नो सन बरी इट्स फीट एंड शैडो। अभी क्या होता है ना कि जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये जो हम बचपन में सूरज बनाते थे ना, वैसे ही ड्राइंग कर लेती हूँ बिकॉज मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, बेस्ट ड्राइंग बनाती हूँ मैं। तो ये जो है सन रेस पड़ेंगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, राइट? तो अगर एक बहुत बड़ा पेड़ होगा तो क्या होगा ना, इस पेड़ की यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पेड़ की छांव होगी इधर, जितना बड़ा पेड़ उतनी ज्यादा छांव, राइट? तो अगर इमेजिन करो यहाँ पर सूरज है, मतलब मेरी तो ड्राइंग पे जाओ ही मत, मैं सीधे यहाँ पर बता ही देती हूँ आपको। तो ऐसा इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, मैं पेड़ हूँ बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे सूरज है, ठीक है। अभी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो मैं इतना बड़ा पेड़ हूं तो इतनी ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, शैडो होगी, छांव होगी। तो सूरज की कितनी भी रोशनी पड़ेगी, क्या होगा ना, मेरी छांव में, मेरी शैडो में सूरज की जो रोशनी या किरणें आ रही हैं, वो किरणें इसमें छुप जाएंगी, है ना? क्यों? तभी तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं जब भी बहुत ज्यादा धूप होती है। क्यों? फिर उस धूप से आप बच जाते हो, फिर आपको सिर्फ छांव छांव होती है, धूप की जो किरणें हैं, जो धूप है, जो सूरज की रोशनी है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कहा है कि जब पेड़ ही नहीं है तो पेड़ के शैडो में, पेड़ की छाया में ये जो सूरज है वो अपना पैर, सूरज की किरणों को पैर कहा गया है, वो छुपा नहीं पाएगा पूरी तरीके से। वो रेस को क्या करता है, और शैडो में गाड़ देता है, तो वो गाड़ नहीं पाएगा, बरी नहीं कर पाएगा, छुपा नहीं पाएगा अपनी सन रेस को। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, अभी जितनी भी रातें थी यानी जितने भी डेज रहे हैं उनकी नाइट्स की बात की जा रही है कि ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से खाली था क्योंकि वहां जंगल में पेड़ थे ही नहीं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, बट सुबह तक ये पूरी तरीके से पेड़ से भर जाएगा क्योंकि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर जो हैं वो बाहर जंगल में जा रहे हैं। समझ आया? ठीक है, एक और बार समझा रही हूँ, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा। पहले बरी का मीनिंग देख लो, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से ही समझा दूंगी। बरी मीन्स कवर्ड सो इज नॉट विजिबल, इस तरीके से छुप जाना, कवर्ड होना जैसे दिखे ना, यानी यहाँ पर गाड़ने की बात हो रही है कि वो जो सन रेज है वो पूरी तरीके से उस शैडो में, उस छांव में अपने आप को गाड़ देंगे क्योंकि फिर दिखते ही नहीं है, वो छुप जाते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ बोला जा रहा है कि देयर आर ट्रीज विच आर इनसाइड द हाउस, कुछ पेड़ हैं जो घर के अंदर हैं। दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जो है जंगल में मूव कर रहे हैं। नाउ द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अब ये जो जंगल है वो काफी समय से खाली था क्योंकि जो पेड़ जंगल में होने चाहिए वो है ही नहीं, घर में लगे पड़े। Where no bird could sit because trees are not there, because पेड़ नहीं है तो पक्षी कैसे बैठेंगे, तो बर्ड्स नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, पेड़ नहीं है तो नो इंसेक्ट हाइड, हाइड मतलब छुप जाना, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा छुप नहीं पा रहा है। नो सन बरी इट्स फीट एंड शैडो, कोई भी सूरज जो है, कोई भी क्या, एक ही होता है सूरज, मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो पैरों से, फीट से कंपेयर की गई हैं, वो जो है इस पेड़ की छाया में छुप नहीं पाएंगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो जंगल था जो इतनी रातों तक खाली पड़ा था, एक भी पेड़ नहीं था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक बहुत सारे पेड़ों से भरपूर भर जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? अब इसी का एक्सप्लेनेशन देखो। तो इस पोएम को, इस वीडियो के बाद ना आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में क्रिएट, बिकॉज इसको देखो मैं कितनी बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो कोशिश करना प्लीज अच्छे से, ध्यान से, फोकस से समझते चलो।
The poetess says that the trees in her house are moving outside into the forest which was empty for a long time. Poetess कहती हैं कि जो फॉरेस्ट है इतने टाइम से जो खाली पड़ा था which was empty for a long time, वहां पर उसके घर में जो पेड़ मौजूद है ना, जो कवियत्री के पेड़ मौजूद हैं घर में, वो बाहर जा रहे हैं. These trees are cut from the forest and kept into the houses for creating a false impression of nature or for decoration. अब ये जो पेड़ हैं ये कट कर दिए जाते हैं जंगल से और इनको रख दिया जाता है घरों में. घरों में क्यों रख दिया जाता है? एक झूठा सा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि देखो हमारे घर में कितने ज्यादा पेड़ लगे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, या डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए आप रख लेते हो. The poetess says that as the trees are moving out, the forests which were empty all these nights will be full of trees by the morning. तो पोएटिस कहती हैं क्योंकि ये पेड़ जो हैं वो घर से अब बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो जंगल इतने दिनों से खाली पड़ा था अब पूरी तरीके से सुबह तक भर जाएगा. किससे? इन पेड़ों से. As the forests were empty, so no birds could sit on the branches of the trees, no insects could hide in the trees, and the sunlight could not be covered by the shadow of the trees. क्योंकि एक भी पेड़ नहीं है जंगल में, इसीलिए पेड़ नहीं है तो पक्षी नहीं बैठ सकते पेड़ों पे, राइट. दूसरी बात, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े छुप नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेड़ ही नहीं है. तीसरी चीज, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो इन पेड़ों की छांव में अपने आप को छुपा नहीं पा रही है, यानी ये छाया सूरज की रोशनी को कवर नहीं कर पा रही है. समझ आ गया? चलिए अब इसी को देखेंगे हम हिंदी में. कवित्री का कहना है कि उनके घर के पेड़ बाहर जंगल में जा रहे हैं जो लंबे समय से खाली था, जो जंगल खाली था. इन पेड़ों को जंगलों से काटकर घरों में प्रकृति की झूठी छाप बनाने या सजावट के लिए रखा जाता है. कवित्री का कहना है कि जैसे जैसे पेड़ बाहर जा रहे हैं वैसे जंगल जो इन सारी रातों में खाली थे सुबह तक वे पेड़ों से भर जाएंगे. क्योंकि जंगल खाली थे इसलिए पेड़ों की शाखाओं पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट पेड़ों में छिप नहीं सकता था और सूरज की रोशनी पेड़ों की छाया से ढकी नहीं जा सकती थी. तो भैया कुछ भी कर लो, इन सब में कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो कहाँ पक्षी बैठेंगे, कहाँ इंसेक्ट्स छुपेंगे, कहाँ ही सनलाइट कवर अप होगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आएंगे हम दूसरे स्टैंजा पे जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो ध्यान से समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है all nights the roots work. अब ये जो पेड़ हैं घर के अंदर, बोला है सुबह तक जंगल में चले जाएंगे, राइट. यानी रात भर ये पेड़ कोशिश करेंगे कि ये जंगलों में पहुंच जाए. तो पूरी रात ये जो पेड़ हैं वो कमरे में काम कर रहे हैं. और क्या काम कर रहे हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. जहां बरामदा है घर का, उस फ्लोर पे ये पेड़ काफी समय से रखे गए हैं और इसीलिए ये पेड़ जो है ना पूरी तरीके से फैल चुके हैं घर में, तो अपने आप को अलग कर रहे हैं ये उस जगह से जहां पर ये इतने टाइम से फंसे हुए थे. तो खुद को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रैक से अपने आप को अलग कर रहे हैं ताकि ये बाहर आ सके. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. जो भी पेड़ की पत्तियां हैं वो वहां घर के जो कांच हैं उन पर, अब कांच क्या है? विंडो के कांच, खिड़की के कांच है ना, उन कांच पर फोर्स लगा रही है, उस पर पूरा प्रेशर लगा रही है पत्तियां ताकि वो टूट जाए और वो बाहर आ जाए. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. भाई जो छोटी छोटी टहनियां हैं, ट्विग्स हैं, वो पूरी तरीके से सख्त हो चुकी हैं क्योंकि इतना ज्यादा उन पर उन्होंने काम किया है. यानी ये जो पेड़ है उसकी छोटी छोटी टहनियों ने काफी फोर्स लगाया है बाहर आने के लिए और उस फोर्स की वजह से, उस ताकत की वजह से, एक्सर्शन की वजह से ये काफी सख्त हो चुकी हैं. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ. अभी क्या होता है ना, पेड़ ग्रो करता जाता है, राइट. तो ये घर है, अभी घर जो है उसमें स्पेस नहीं है पेड़ के पास ग्रो करने की, तो ये जितना भी बढ़ेगा ना ये क्या होगा ना, बेंट होता जाएगा, यानी झुकता जाएगा. क्योंकि दीवार में कितनी भी बड़ू नहीं होगा तो मैं झुक जाऊंगी, राइट. तो ये पेड़ जो है वो झुकते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्रैम्प आ गया इनमें, बेंट आ गया है. एंड ये क्या है? बोज यानी ब्रांचेस शफल कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं ये उस रूफ के नीचे कि बाहर निकल सके. Like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब होता क्या है
जैसे कि हॉस्पिटल में कभी कोई एडमिट होते हैं पेशेंट्स बहुत टाइम तक, सपोज मान लो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई एडमिट था, जब वो बाहर आते हैं ना घर की तरफ जाने के लिए, मतलब जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं, वो आधे कॉन्शियस होते हैं, आधे नहीं होते हैं। लाइक वो बहुत, मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी हद तक वो बड़े शॉक्ड से होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल से। तो उन्हीं पेशेंट्स की तरह जो अभी अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं क्लिनिक से और क्लिनिक के डोर की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से ये पेड़ जो काफ़ी टाइम से इस घर में बंद हैं, अब फाइनली अपने घर यानी कि जंगल में जाएंगे। तो वो भी ऐसे आधे जो हैं होश में हैं, आधे नहीं हैं। समझ आ गया? चलिए, अब कई शब्द हैं, इनको देख लो, फिर इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल फाइनली बैठ जाएगा दिमाग में। पहला है टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। इंगेज क्या होता है? इंगेजमेंट क्या होती है? सगाई क्या होती है कि भाई जो 2 पर्सन है वो अब जुड़ गए, राइट? तो ये होता है इंगेज होना। अभी उसी तरीके से टू डिसएंगेज क्या करोगे? अलग अलग कर दोगे, राइट? सो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स मींस टू सेपरेट देमसेल्व्स, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं वो, तो खुद को अलग करना। दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वेरांडा। सो वेरांडा मीन्स अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस, यानी कि घर के बाहर ना एक प्लेटफॉर्म एरिया होता है जिसपे भी ऊपर छत होती है, वो वेरांडा यानी कि बरामदा कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे फिजिक्स में, 10th में हो तो आई थिंक अभी तक पढ़ लिया होगा आपने शायद स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो उसी में से वर्ड है स्ट्रेन, जिसका मतलब है मेक एफर्ट्स टू मूव, एक तनाव, ठीक है? कोशिश करना, मतलब कि बाहर निकल रहे। तो वो जो तनाव है ना, उसकी वजह से ये लीव्स जो है वो क्या कर रही है, उस तनाव को उस ताकत को लगा रही है वो उस विंडो पे कि वो टूट जाए। ट्विग्स है छोटी छोटी टहनियाँ, स्टेम। एक्सर्जन मतलब परिश्रम, एफर्ट, ठीक है? तो एक्सर्जन की वजह से क्या हो गई है, बहुत ज्यादा सख्त हो गई है ये ट्विग्स। क्रैम्ड का मतलब होता है क्रैम्प आ गया है, तो क्या होता है, एक जगह मोच आ जाती है, फिर वो हिलता भी तो दर्द होता है, मतलब उसी तरह हो गया है वो। तो रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है, तंग है, पर सीमित तंग है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आते हैं आपके बो। व्हाट इज बो? अ ब्रांच, शाखा, ठीक है? सो बो क्या है? एक शाखा, तो दैट इज व्हाट इज बोस। शफलिंग क्या है? मूविंग रेपिटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसे कई शफलिंग वाली पोजीशंस होती है, जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह हिल रहे हो या कार्ड शफल करते हो, तो ये जो मूवमेंट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज व्हाट इज शफलिंग। यहाँ पेड़ों के लिए शफलिंग क्या हो जाएगी? पैर घसीट कर चलाने की, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, ठीक है? दैट इज व्हाट इज शफलिंग। तो निकलने की कोशिश करें तो हिलेंगे, तो वो हो गया। नेक्स्ट है हाफ डेज्ड। हाफ डेज मींस हाफ कॉन्शियस, आधे होश में आधे नहीं है, तो आधा सचेत है। तो आधे सचेत ये क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत टाइम से बंद है एक जगह पे, तो अभी बाहर जाएंगे जंगल, इतनी बार देर के बाद बाहर आएंगे जंगल में, तो थोड़े होश में नहीं है। समझ आ गया? चलिए अब इसी को एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, the poetess says that it seems like the trees work silently in the night in order to get free from the boundaries of the house. तो इन लाइंस में पोइटस कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पेड़ हैं वो बहुत ही शांति से साइलेंटली काम कर रहे हैं रात भर, यानी कि रात भर वो अपने घर में काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस, ताकि ये जो सीमित जगह है ना घर की, जहां वो बंद हैं, कैद हैं, वो उससे बाहर आ सके। तो वो रात भर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने की। The roots of the trees work all night to free themselves through the cracks on the veranda floor. तो ये जैसे रूट्स लगे हुए हैं ना, जड़ लगी हुई है, तो क्रैक वगैरह आ गया होगा ना, इसमें फंसे हुए हैं, तो उससे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। They try very hard to put a lot of pressure on the window glass so that they could break it and go outside. पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पेड़, उसकी पत्तियां, कि वो बहुत प्रेशर लगाए इस ग्लास पे ताकि वो टूट जाए और ये लोग वहां से बाहर आ जाए। तो हर जगह से कोशिश कर रहे हैं, नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से हिल रहे हैं, ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेड़ बाहर आने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? सो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे घर की सीमाओं से मुक्त होने के लिए पेड़ रात में चुपचाप काम कर रहे हैं। बरामदे की फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने के लिए पेड़ों की जड़ें पूरी तरह काम करती हैं। वे खिड़की के शीशे पर दबाव डालने की बहुत कोशिश करती हैं ताकि वे उसे तोड़ सके और बाहर जा सके। वे कौन तोड़ सके? जो पत्तियां हैं, ठीक है? तो पत्तियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो इस पे इतना ज़्यादा डाल सके प्रेशर, इतना ज़्यादा फोर्स डाल सके, दबाव डाल सके उस कांच पे कि वो टूट जाए और ये बाहर आ जाए। क्लियर? ओके। The small twigs, that is the topmost parts of the branches, have become very hard due to applying too much pressure to free themselves.
किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत ताकत लगा देते हो ना तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं पेड़ की, वो इतना ज़्यादा प्रेशर लगा चुके हैं बाहर आने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ यानी हार्ड हो गई हैं। द लार्जर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैव श्रंक एंड हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स एंड अंडर द रूफ वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच। भैया जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जो उसके बाद जैसे बोल सकते हैं पेड़ है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो अब बहुत बड़ी ब्रांचेस है तो भाई किधर तक ग्रो करेंगे, राइट। तो उनको ग्रो करने की जगह नहीं मिलती तो बेंट हो जाते हैं, तो झुक गए हैं, क्रैम्प आ गया है और इस तरीके से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं। They try to move outside slowly from there and look like newly discharged patients from a clinic who are half shocked on coming out into the outside world. कि भाई ये जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है, बहुत टाइम से हॉस्पिटल में बंद है, मतलब एडमिट है, अब बाहर आएंगे बहुत समय बाद, तो क्या होता है कि वो बहुत आधे कंफ्यूज्ड हैं और आधे कॉन्शियस हैं कि हाँ ठीक है, बट थोड़ा ऐसे अलग लग रहा है उनको कि बहुत टाइम के बाद बाहर आ रहे हैं। उसी तरीके से ये पेड़ जो हैं वो घर से बहुत टाइम बाद बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या है, हाफ डेज्ड हैं। डन, ओके। इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटी टहनियां यानी शाखाओं का सबसे ऊपरी भाग खुद को मुक्त करने के लिए बहुत अधिक दबाव डालने के कारण बहुत सख्त हो गई हैं। दीवारों के अंदर और छत के नीचे होने के कारण पेड़ों की बड़ी शाखाएं सिकुड़ गई हैं और झुक गई हैं, जहां वे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। वे वहां से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक चिकित्सालय के उन मरीजों जिनकी अभी छुट्टी हुई है की तरह दिखते हैं, जो बाहरी दुनिया में बाहर आने पर आधा हैरान है। तो इस तरीके से आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पोअम, बट कोशिश करो समझने की कि यहाँ पर ये जो पोइटस हैं वो ऐसा इमेजिन कर रही हैं। ऑब्वियसली पेड़ ऐसे बाहर तो आ नहीं सकते, वो चलते नहीं हैं, बट वो ना एक स्थिति बता रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जंगल से पूरे पेड़ काट ले रहे हो फिर घर पे रख रहे हो, तो उससे क्या मतलब। तो वो पेड़ कहाँ खुश रहेंगे, जंगल में उनका असली घर क्या है, जंगल, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, उनको अंदर कैद करके रख रहे हो और वो अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक कई आप बोल सकते हो नजरिया हो सकता है इसका, कि एक तो ये पेड़ की ही बात हो रही है कि भाई नेचर को आपने कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए जंगल पूरे खाली कर दिए हैं, जो गलत है। दूसरा हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से सीमित हैं, बहुत ज़्यादा कैद हैं, सामाजिक दबाव है या समाज में कई ऐसे रूल्स हैं, चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो दबे हुए हैं, पर अब उनको लगता है कि नहीं, अब हमें इन सब चीज़ों से रुकना नहीं है, हमें अब अपना जो सही गोल है वो अचीव करना है। तो वो अब ये सारी जो जंजीरें हैं, जो सारे दबाव हैं, वो तोड़कर बाहर आ रहे हैं। एक वो नज़रिया है। तीसरा नज़रिया है कि कई सालों तक, पहले की बात है, कई सालों तक महिलाओं को दबा के रखा गया, या महिलाओं के ऊपर कई ऐसे रूल्स लगा दिए गए थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर में बंद करके रखा है, काम करो एंड एवरीथिंग। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, इन बंदिशों को तोड़कर बाहर आ रही हैं, अपना गोल अचीव कर रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो कई नज़रिए हैं जो आपको इस कविता से मिल सकते हैं कि क्या पोइटेस ये भी बताना चाह रही हैं, और आपको ये ऐसे नज़रिए मिल भी जाएंगे कई, हर तरीके के नज़रिए लोग समझाते हैं। तो ये बेसिकली पेड़ों की बात है, बट उससे जुड़े हुए कई चीज़ें हैं। तो अब मैंने आपको 3-4 हिंट्स दे दिए हैं, वो हिंट्स जोड़ कर आप पढ़ते चलना है, ठीक है। सो आई होप 2 स्टैंजास क्लियर हो गए। अभी और भी स्टैंजास हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोइटेस क्या बता रही है। क्लियर, ओके। अगले स्टैंजा को पढ़ते हैं, जिसमें पोइटेस कह रही हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ पोइटस जो हैं, अभी देखो इसका ना कई चीज़ें कहा जाता है कि हो सकता है कि स्पीकर अलग हो, पोइटस अलग हो, राइट, बट हम यही मानेंगे कि पोइटस ही कह रही है ऐसा कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, घर में वो अंदर बैठी हुई हैं, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और उनके घर के दरवाजे जो हैं वो वेरांडा की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है। तो वो बैठी हुई हैं अपने घर में और दरवाजे उन्होंने वेरांडा की तरफ खोल कर रखे हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और पोइटस बहुत लंबे लंबे पत्र या लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। डिपार्चर का मतलब होता है एक जगह से एक स्थान को छोड़कर आगे बढ़ना। जैसे कि अगर ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन से निकलने वाली है, जैसे अभी हमने पिछले टी फ्रॉम आसाम में मरियानी जंक्शन पढ़ा था, राइट। अभी मरियानी जंक्शन से ट्रेन निकलकर कोई दूसरे जंक्शन पे जाएगी अगर, तो वो यहाँ से डिपार्ट होगी और दूसरे स्टेशन पे अराइव होगी, समझ रहे हो। तो ट्रेन टाइमिंग्स या टिकट में कभी आपने देखा होगा डिपार्चर टाइप, अराइवल टाइम। डिपार्चर उस जगह से आप निकलोगे, यानी वहां से कितने बजे ट्रेन निकलेगी, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्ट हो रहा है, घर से निकल रहा है।
अराइवल जहां पर पहुंचेगी। तो ट्रेन कहाँ पहुंचती है, वो अराइवल टाइम भी इतने बजे आपके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे ट्रेन पहुंच जाएगी, ठीक है। सो यहाँ ये जो पोइटस हैं वो कई बड़े बड़े पत्र लिख रही हैं, लेटर्स लिख रही हैं, बट उसमें उन्होंने मुश्किल से कुछ ऐसा मेंशन किया है, स्केर्सली यानी ना के बराबर मेंशन किया है, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जो जंगल घर के अंदर बना के रखा था ना, पेड़ तो पूरे घर के अंदर, तो वही जंगल हो गया। तो वो जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है, वो जो घर के बाहर जा रहा है, वहां से निकल रहा है, उसके बारे में उन्होंने मुश्किल से ना के बराबर कुछ मेंशन किया है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। अभी ऐसा बोल रही है पोइटस कि ये जो रात है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लाइक बहुत ही ज्यादा क्लीन फ्रेश सी नाइट है, एंड द होल मून शाइन, और पूरा चांद निकला है, और पूरा चांद जो है वो शाइन कर रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और आसमान क्या है, बहुत ही खुला आसमान है, ठीक है, मतलब बादल वगैरह नहीं है, क्लाउडी नहीं है, चांद साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही फ्रेश सा इन्वायरमेंट है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और यहाँ पर पोइटस कहती हैं कि उनको जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां, उनकी खुशबू, और जो ये लाइकन है, जो काई होती है, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है, तो वो खुशबू ही बोली उन्होंने कि दोनों की जो स्मेल है ना, वो उनको लाइक अ वॉइस रूम्स में पहुंच रही है। यानी कि ये जो खुशबू है वो स्मेल कर सकती है ऑब्वियसली, बट वो खुशबू उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पेड़ों की आवाज है जो उन कमरों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पोइटस कह रही हैं कि मैं घर के अंदर बैठी हूँ, घर का दरवाजा वरांडा की तरफ खुला हुआ है, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, और उन पत्रों में मैंने मुश्किल से ही जो जंगल मेरे घर से बाहर जा रहा है उसके बारे में लिखा है। जो रात है वो काफ़ी फ्रेश है, पूरा चांद निकला है, चमचमा रहा है, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो पूरा खुला है। जो लीव्स यानी पत्तियां और लाइकन यानी कि जो काई है, उसकी खुशबू अभी भी एक आवाज की तरह कमरों में पहुंच रही। क्लियर है? चलिए अब वर्ड देख लो। लाइकन, लाइकन मीन्स क्रस्टी पैचेस, ऐसे क्रस्ट टाइप के बन जाते हैं पैचेस, और बुशी ग्रोथ या फिर ऐसे झाड़ियों टाइप की ग्रोथ हो जाती है ऑन द ट्रंक्स और बेयर ग्राउंड फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा। तो फंगस और एल्गा होता है कुछ, उसके एसोसिएशन से या तो पेड़ों पर या जमीन पर ऐसे ग्रीन कलर का नहीं जो एसोसिएशन बन जाता है, इसे कहते हैं लाइकन यानी कि काई, ठीक है। तो वो काई की खुशबू और वो जो पत्तियां हैं उसकी खुशबू या महक कह लेते हैं, खुशबू तो नहीं होती वैसे लाइकन की, तो महक कह लेते हैं, वो जो है अभी भी एक आवाज की तरह कमरों में गूंज रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो स्पीकर हैं वो अपने घर पे बैठी हुई हैं। द स्पीकर सिट्स इन हर रूम, द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन टू द वेरांडा। तो जो स्पीकर हैं वो अभी भी घर में बैठी हुई हैं, और जो घर के दरवाजे हैं वो वेरांडा की तरफ खुल रहे हैं। The poetess is writing long letters in which she had barely mentioned the departure of trees from the house. अब ये जो पोइटस हैं वो घर पे बैठ के बहुत बड़े पत्र, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने मुश्किल से ही मेंशन किया है अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, कि ये जो पेड़ हैं वो उनके घर से जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने मुश्किल से कुछ मेंशन किया है। The poetess says that the night is fresh and the whole moon is shining in the open sky. ये कवियत्री कहती हैं कि ये जो रात है, जो नाइट है, काफी फ्रेश है, और जो पूरा मून है, जो चांद है, वो खुले आसमान में चमक रहा है। The smell of leaves and lichen reaches the poet like a voice coming from the rooms of the house. और ये जो पत्तियां हैं, जो काई है, लाइकन है, उसकी जो स्मेल है, जो महक है, वो पोइटस तक एक आवाज की तरह कमरों में पहुंच रही है। समझ आ गया? चलिए अब इसी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखते हैं। वक्ता यानी कि स्पीकर अपने घर में बैठी हैं, घर के दरवाजे बरामदे की ओर खुलते हैं, मतलब उस तरफ खुलते हैं। कवियत्री पत्र लिख रही हैं जिसमें वह शायद ही घर से पेड़ों के जाने का जिक्र करती हैं। मुश्किल से शायद ही उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि भाई जो फॉरेस्ट है वो मेरे घर से बाहर जा रहा है। कवियत्री कहती हैं कि रात ताजी है और पूरा चांद खुले आसमान में चमक रहा है। पत्तों और काई की महक कवियत्री तक पहुंचती है जैसे घर के कमरों में कोई आवाज आ रही हो। तो आप इमेजिनेशन देख रहे हो, मतलब इतना बढ़िया इमेजिनेशन है पोइटस का कि वो इस महक को आवाज कह रही हैं, कमरों तक पहुंच रही है, और इस तरीके से तो डेफिनेटली वो जो है बहुत ज्यादा अच्छे से इमेजिनेशन है उनका काम करता, तभी उन्होंने ऐसी पोम लिखी हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे फाइनल और आखिरी स्टैंजा की। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen. The glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror.
Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइटस हैं वो कहती हैं कि मेरे दिमाग में पूरी ये जो खुसफुसाहट की आवाज़ है, जो विस्पर्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं। मे बी जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे खुसफुसाते हुए निकल रहे हैं, तो वो उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल सुबह तक ये जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगी आवाज़ें, क्योंकि पेड़ रहेंगे ही नहीं, राइट। तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये पेड़ जो हैं काफ़ी समय से घर में कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, और इसीलिए काफ़ी समय से पोइटस ये आवाज़ें सुन सकती हैं, और इसीलिए वो आवाज़ें खुसफुसाहट कर रही हैं उनके दिमाग में। बट ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक यानी अगली सुबह तक ये पेड़ घर में नहीं रहेंगे। पोइटस कहती है सुनो, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ध्यान से सुनो, जो कांच है वो टूट रहा है। क्योंकि पेड़ों की पत्तियां पूरा प्रेशर लगा रही थी ना उस कांच पे कि वो टूट जाए तो बाहर आ जाए, तो सुनो ध्यान से, वो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये पेड़ जो हैं वो उनको इतनी जल्दी है बाहर आने की। अब इमेजिन करो कि ये ना यहाँ पर 50 लोग हैं जिन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है। ऐसा कमरा जिसमें मुश्किल से 30-35 लोग आ सकते हैं, और उसमें 50 लोगों को बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही गेट खुलेगा तो सब लोग कैसे भागेंगे ना बाहर, सबको पहले जाना होगा। तो जैसे ही सब बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे, तो उसे कहते हैं स्टम्बलिंग। यानी सब पेड़ एक साथ ऐसे निकल रहे हैं घर के बाहर जल्दी जल्दी में कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो दिया हुआ है स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। Into the night winds rush to meet them, और रात का समय है, रात के समय ही वो निकल रहे हैं बाहर, और ऐसा लगता है जैसे ही पेड़ बाहर आते हैं घर के, तो जो हवाएं हैं, जो विंड है, वो एकदम से भागकर आती है इन पेड़ों से मिलने के लिए। यानी कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। The moon is broken like a mirror। अब यहाँ पर ऐसा होता है, आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे ये चांद है, ठीक है। अब मैं वापस अपनी ड्राइंग का उपयोग कर रही हूँ जिसमें आपको कोई शक नहीं कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए ये मून है, ठीक है। अब मून यहाँ पर है, कोई पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा मून दिखेगा, चांद की पूरी रोशनी दिखेगी आपको। बट इमेजिन कीजिए अब यहाँ पर पेड़ आ चुके हैं, ठीक है। जैसे ही पेड़ आएंगे ना, तो ये तो भैया पेड़ का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब ना हमको उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये पेड़ है, तो ये क्या होगा ना, ये पूरा हिस्सा आपको ये पेड़ दिखेगा, तो ये जो हिस्सा है ये भी चांद का पेड़ से ढक जाएगा, राइट। ये जो हिस्सा है चांद का वो भी पेड़ वाले पार्ट से ढक गया। यानी कि अब जो चांद है वो आप ध्यान से देखिए, वो सिर्फ क्या है, इतने इतने पोर्शन में दिख रहा है। यानी जहां जहां तक टहनियां पहुंचेंगी वहां वहां तक क्या होगा, चांद छुप जाएगा, और चांद जो है वो सिर्फ कहीं कहीं से कोने कोने से दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा आईना है, चांद है, वो टूटे हुए आईने की तरह बन चुका है। क्योंकि अब पूरा चांद या पूरी रोशनी नहीं दिखेगी चांद की, बल्कि क्या है ना, आप ये कह सकते हो कि कुछ ही किरणें या फिर कुछ ही रोशनी जो है वो अब आपको दिखाई देगी। क्योंकि अब चांद पूरा तो दिखने नहीं वाला, चांद जो है उसकी वो पेड़ की जो टहनियां वगैरह है उससे छुप जाएगा, और फिर थोड़ी बहुत ही रोशनी जो है वो पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि भाई वो क्या है, एक ब्रोकन मिरर। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब ये बहुत ही बढ़िया लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले तो मून क्यों ब्रोकन मिरर की तरह दिख रहा है वो क्लियर है। दूसरी चीज, its pieces flash now in the crown of the tallest oak, यानी कि सबसे बड़ा जो पेड़ होता है ना, ओक का पेड़ है, उस पेड़ से पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। अब हो क्या रहा है, ये जो फिर से हम अपनी ड्राइंग पे चलेंगे, तो ये जो पेड़ है ना, इस पे ये चांद की कुछ कुछ रोशनी पड़ेगी। वाह क्या चांद है। तो यहाँ पर जैसे ये चांद की रोशनी पड़ेगी अगर थोड़ी बहुत भी, तो इतना पोर्शन तो दिखेगा ना। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पेड़ है, ये ओक का पेड़ है, और ये मून है जो कि एक क्राउन, एक ताज की तरह लग रहा है, जैसे कि चांद ने ताज बनाया हो किसका, पेड़ का। तो जैसे यहाँ पर एक मून है और मैं बहुत बड़ा पेड़ हूँ, ओक का पेड़ हूँ मैं, तो मेरे जो टहनियां हैं वो फैली हुई होंगी, तो चांद की थोड़ी बहुत रोशनी इधर उधर आएगी, और जो मून जो दिख रहा है थोड़ा बहुत भी, वो ऊपर ऐसे लगेगा जैसे वो मेरा मेरा क्या हो, ताज हो, यानी कि क्राउन हो, और मैं कौन हूँ, ओक का पेड़। समझ आ रहा है। सो इस तरीके से उसके जो पीसेस हैं, जो थोड़ा बहुत लाइट आ रही है चांद की, वो एक ताज की तरह ओक ट्री के
दिखती है। समझ आ रहा है? तो ये है एक बेसिकली इतना बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन पोएटिस का कि यहाँ पर उन्होंने घर में क्या चल रहा है, पेड़ जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो सब तो बता दिया। साथ ही साथ जब वो बाहर आ गए हैं तो उन बड़े पेड़ों से कैसा नजारा दिख रहा है, क्या चीजें हैं वो पता चल रही है। डन? ओके, चलिए वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है विस्पर्स, जिसका मतलब है मर्मर, फुसफुसाते हुए। तो कभी किसी चीज पर हम फुसफुसाते हैं ना लेकर, तो विस्पर है। स्टम्बलिंग यानी कि ट्रिप ओवर, यानी कि निकल रहे हैं, सबको भागना और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, वो ट्रिप ओवर यानी कि ठोकर खा रहे हैं। फ्लैश यानी कि ग्लेयर और शाइन, मस्त एक जो लाइट पड़ रही है ना, जो चमक पड़ रही है। ओक क्या है? एक बहुत ही बड़ा पेड़। अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, बलूत का पेड़ कहते हैं जो ज्यादातर उसकी लकड़ी ना फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया लकड़ी होती है क्योंकि उसकी। सो इस तरीके से ये सब कुछ वर्ड्स हैं। आई होप क्लियर हो गया। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में फिर से बता देती हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, फिर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। द स्पीकर लिसन्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ये जो स्पीकर है वो अब सुन रही है आवाज, जो पोएटिस है वो आवाज सुन पा रही है कि ये जो पेड़ हैं अब वो बाहर आ रहे हैं, राइट? तो उनकी पत्तियों की आवाज, जो वॉइस नहीं आ रही थी, जो लाइकिन की खुशबू वॉइस की तरह आ रही है, वो सब अब वो सुन पा रही है। दीज साउंड्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे, बट एकदम से ये आवाजें शांत हो जाएंगी क्योंकि अगले दिन ये पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो इतनी शांति हो जाएगी कि आवाज सुनाई नहीं देगी। सो द ट्री, दीज साउंड्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे एज द ट्रीज विल हैव मूव्ड आउट इनटू द फॉरेस्ट इन द नाइट, क्योंकि अब जो ये पेड़ हैं वो घर से बाहर जंगल में चले जाएंगे। जंगल में आ गए तो अब वो पेड़ है ही नहीं, तो उनकी आवाजें कैसे आएगी? इसलिए बहुत ज्यादा शांति जो है वो देखने को या सुनने को मिलने वाली है। द पोएटिस कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग, ये जो कवियत्री है वो कांच टूटते हुए सुन पा रही है, क्योंकि कांच अब टूट गया है, यानी कि पेड़ ने इतना बल लगा दिया उस पर कि अब कांच टूट गया और वो बाहर आ जाएंगे। As the glass breaks, the trees hurry to go outside. जैसे ही ग्लास ब्रेक हुआ, भैया मौका मिल गया पेड़ों को बाहर आने का, तो सब इतनी जल्दी में बाहर आ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ठोकर खा के गिर रहे हैं। In their hurry, they follow each other and get stuck at different places. तो स्टम्बलिंग का मतलब कहीं फंस जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तो ये थोड़ा और ज्यादा क्लियर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसीलिए ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। वक्ता पेड़ों पर पत्तियों से आने वाली आवाजों को सुनती हैं, एंड ये ध्वनियां अगले दिन उपस्थित नहीं होंगी क्योंकि पेड़ रात में जंगल में चले गए होंगे। भाई पेड़ जा चुके होंगे तो ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी, यानी कि शांति बिल्कुल हो जाएगी। कवियत्री शीशे की टूटने की आवाज सुन सकती है। पेड़ का बहुत ज्यादा बल लग चुका है कांच पे, कांच टूट चुका और उसकी आवाजें पोएटिस को सुनाई दे रही हैं। जैसे ही शीशा टूटता है पेड़ बाहर जाने की जल्दी करते हैं। जैसे ही ग्लास टूटा पेड़ गए और वो बाहर जाने की जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और हड़बड़ी में वे एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं और अलग अलग जगहों पे फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टम्बल कर रहे हैं, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई फंस रहा है, जल्दी करो ऐसे करके। आप पूरा सिनेरियो इमेजिन करो, जो 50 लोग का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, उसको लिंक करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। As the trees go out, the wind rushes towards the trees to meet them. जैसे ही पेड़ बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हवाएं जो है ना वो उनसे मिलने के लिए उनकी तरफ दौड़ रही हैं। The tall trees stand straight in the forest. अब ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं सब खड़े हो गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो जैसे ही खड़े होंगे तो चांद की रोशनी नहीं दिखेगी, मतलब पूरी तरीके से वो मूनलाइट जो है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू द ब्रांचेस। क्लियर? Its branches cover the moon, due to which it looks like a broken mirror. और ऐसा लगता है जो पेड़ की ब्रांचेस है ना वो पूरी तरीके से कवर कर रही हैं चांद को, और वो ब्रेक कर रही हैं पूरे मून को, जिससे ऐसे रोशनियां आ रही है। बट वो रोशनी कैसी है? जैसे कि एक मिरर टूट गया हो, क्योंकि मिरर टूट जाएगा तो क्या होगा ना, कहीं कहीं पे कुछ चीजें दिखेंगी, तो वैसे ही जो मून लाइट है वो कहीं कहीं से ही दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है ब्रोकन मिरर इफेक्ट। The broken pieces of the moon seems like a crown of the tallest oak tree. और ये जो ओक ट्री होता है ना, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रोकन मिरर है, जो मून है, वो एक ताज हो इस पेड़ का। इस तरीके से ये खूबसूरत जो चीज है वो दिख रही है। अब अगर आपको इसकी इमेज देखनी है ना, वो इमेज आपको कंप्लीट चैप्टर रिविजन में मैंने दिखा दी है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो देख लेना, उसमें आपको और एक और बार एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और वो इमेज देखने को मिल जाएगी जहां वो चांद का क्राउन टाइप का लुक डेफिनेटली दिख रहा है। डन? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे ही पेड़ बाहर जाते हैं हवा पेड़ों से मिलने के लिए उनकी ओर दौड़ती है। जैसे ही पेड़ बाहर गए हवा उनकी तरफ बिल्कुल उनको दौड़ के मिलने के लिए चली गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ सीधे जंगल में खड़े हो जाते हैं। अब सब जैसे ही पेड़ जाएंगे जंगल में अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे खुशी खुशी, तो हाइट बहुत ज्यादा होती है भैया पेड़ों की, तो वो टॉल ट्रीज खड़े हैं और इसकी शाखाएं चंद्रमा को ढक लेती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ड्राइंग करके, बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग बना के मैंने बताया आपको कि कैसे पेड़ जो है वो चंद्रमा की रोशनी को ढक देती है, जिसके कारण ये टूटे हुए दर्पण जैसा दिखता है।
चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष मुकुट की तरह लगते हैं। तो इस पेड़ के मुकुट की तरह इस चांद का लुक आता है और इस तरीके से आपकी कविता समाप्त होती है। तो ले देके कविता क्यों पढ़ी, क्या समझ आया, वो सब बता देती हूँ। वैसे ये मैसेज मैंने कंप्लीट चैप्टर रिविजन में दिया हुआ है, तो वो चीजें रिपीट नहीं करूंगी, बट कुछ नया बताती हूँ। देखो, इस कविता में सबसे पहले पोइटस आपको यही बताना चाह रही है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसे प्लीज वहीं रहने दो जहां पर वो है। अगर जंगल है, जंगलों में ही पेड़ होने चाहिए, उन्हें वहां से हटाकर, क्योंकि आपका एक सेल्फिश रीजन है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा उस जमीन का उपयोग करना है या लकड़ी का उपयोग करना है, तो आप पूरे पेड़ काट दे रहे हो, जो गलत है। क्योंकि आप पेड़ काटोगे, वो जंगल जो है खाली हो जाएगा, और पेड़ आप घर पे लगा दोगे तो क्या ही मतलब होगा ना, कि असली जगह तो घर में है नहीं। तो आप नेचर को अपने खुद के एक सेल्फिश रीजन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए प्लीज बर्बाद ना करें, नेचर को हार्म ना पहुंचाएं। ये चीज यहाँ पोएटिस क्लियर कर रही है। दूसरी चीज, यहाँ इन पेड़ों को महिलाओं से लिंक करो कि कैसे महिलाएं कई समय तक, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उनमें थोड़ी इतना फ्रीडम होता था कि वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, बाहर जाके अपने ड्रीम जी सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं होता था, घर के काम करो, बस ये चीज़ें होती थी, राइट। तो महिलाएं जो हैं वो कई समय से घर में बंद रही हैं, सीमित रही हैं उस घर की चार दीवारी में, बट अब जो है वो बाहर आ रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो घर से बाहर निकले, इन बाउंड्रीज को तोड़कर बाहर आएँ और अपना बेस्ट देकर जो अचीव करना है लाइफ में करें, और प्रूव करें कि उनमें भी वो बात है, वो स्किल है, और वो भी कुछ देश के लिए कर सकते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर उन लोगों से लिंक करो पेड़ को, जो लोग कई समय से बंदिशों में हैं, जो लोग कई समय से सामाजिक जो चीजें होती हैं, रूल्स होते हैं, दबाव होते हैं, उसमें बंधे हुए हैं, और इसीलिए अपने आप को कभी खुलकर वो चीजें अचीव करने के लिए नहीं आ पाए हैं, बट अब वो बाहर आ रहे हैं। तो ये जो बंदिशें हैं वो तोड़कर वो बाहर आकर अपनी असली जिंदगी जी रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो भी यहाँ से आपको मैसेज मिलता है। तो कई चीजें हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आई होप ये पोएम पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, क्योंकि सिर्फ पेड़ों की बात हो रही है, इसीलिए द ट्रीज बहुत ही बखूबी तरीके से सही नाम दिया गया है। डन, ओके। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे के एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो द ट्रीज पोएम इज रिटन बाय एड्रियन रिच। ये जो कविता है द ट्रीज, इसे एड्रियन रिच ने लिखा है। एड्रियन रिच कौन है भाई? एक कवयित्री हैं जो इस ट्रीज को एक अलग ही इमेजिनेशन करते हुए लिख रही हैं। द ट्रीज शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। इस पोएम ने एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा दिखाया है इंसानों और प्रकृति यानी नेचर के बीच। क्योंकि जो इंसान कर रहे हैं ना नेचर के साथ, वो डेफिनेटली आप एक झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में करोगे कि आप पूरी तरीके से प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सारे पेड़ काट दे रहे हो, क्योंकि आपको अपने सेल्फिश रीजंस फुलफिल करने, भले उसमें एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, भले ही पेड़ वगैरह जो है वो ना रहें, भले ही बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब के पास रहने के लिए जगह ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से ये पोएम कॉन्फ्लिक्ट ही दिखा रही है इंसानों और नेचर के बीच में। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द नेचर। ह्यूमन बीइंग्स प्रकृति को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि प्रकृति द्वारा बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस आ गया आजकल टेम्परेचर्स में, कितना डिफरेंस आ गया है वेदर्स में, कब बारिश होती, कब गर्मी चालू होती है। सारी चीजें वैसी नहीं रही जैसे बहुत समय पहले हुआ करती थी। बिल्कुल भी आप जो हैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो कभी कभी कि अच्छा यहाँ पर इस सिटी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो भी सकता है, जो कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये सब हमारी गलतियों की वजह से है। हमने इतना ज़्यादा नेचर को परेशान किया है, इस पृथ्वी पे इतना ज़्यादा हमने प्रकृति को बोलना चाहिए डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गए हम, कि फिर उसी के जो काउंटर इफेक्ट्स होते हैं ना, वही हम कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं, और वही चीज यहाँ पर शो की गई है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स ने हमेशा प्रकृति को अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और इस चक्कर में हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। समझ आ गया? चलिए, अच्छा सा इंट्रोडक्शन था, अब इसी को हिंदी में देखते हैं। द ट्रीज कविता एड्रियन रिच द्वारा लिखी गई है। पेड़ मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो ये जो पेड़ हैं और जो ट्रीज हैं, वो मनुष्य, यानी जो ये पेड़ द ट्रीज पोएम है ना, ये मनुष्यों और प्रकृति के बीच में एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है, जो प्रकृति के स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल भी प्रकृति इस चीज के साथ नहीं है, और ना ही इस चीज को वो झेल पाएगी ज्यादा टाइम तक,
कि इंसान उसे इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग अपने लाभ के लिए किया है और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है, और वही चीज हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम किसी की आजादी छीन रहे हैं। जैसे हमने एक कविता नहीं पढ़ी थी, टाइगर इन द जू, अगर आपको याद हो, वंस अपॉन अ टाइम, सेकंड चैप्टर में हमने टाइगर इन द जू पोएम पढ़ी थी। उसमें हमने क्या देखा कि आप तो भैया टाइगर को बंद कर देते हो जू में, आपको मिलेंगे पैसे टिकट्स के, लोग आएंगे उसको देखेंगे, पर उस पर क्या बीत रही है वो आपने कभी सोचा है कि वो अपनी जो जिंदगी जंगल में खुशी खुशी जी पाएगा, उससे बिल्कुल ही विपरीत जिंदगी उसको उस केज में मिलती है। भले अब आप उसको कितना भी खाना दे दो, कितना भी आप उसको प्रोटेक्टिव रखो, कितनी भी मेडिसिन दे दो, पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने जंगल नेचुरल हैबिटेट में खुश था, राइट। वही चीज पेड़ों के साथ है भाई, जहां उनकी जगह जंगल में रहने दो ना, बल्कि और पेड़ लगाओ। आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो और उनको घर में रख रहे हो डेकोरेशन के लिए, जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। डन, ओके। अब हम बात करेंगे एक्चुअली स्टैंजाज आपको इस पोएम में क्या क्लियर कर रहे हैं। सो द ट्रीज फ्रॉम द पोएटस हाउस आर गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स। तो ये जो पोएटस हैं एड्रियन रिच, उनके घर में जो पेड़ हैं वो अपने आप को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो जंगल है वो बहुत टाइम से खाली पड़ा है, यहाँ पेड़ नहीं है। As the forest outside was empty for a long time, no birds could sit on the branches of trees. क्योंकि ये जो जंगल है वो बहुत समय से खाली है, यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, राइट। क्योंकि वो पेड़ तो हम घर में लगा चुके हैं भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये पेड़ क्योंकि है ही नहीं फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट है पूरा खाली, राइट। और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, क्योंकि पेड़ है ही नहीं तो पक्षियों के पास पेड़ ही नहीं हो बैठने के लिए, तो कोई बर्ड बैठ ही नहीं पा रही। नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ना ही जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट हैं, उनको जगह मिल रही है अपने आप को छुपाने की। सो नो इंसेक्ट्स कुड हाइड इन द ट्रीज। साथ ही साथ अगर पेड़ होते हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो ये किरणें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं पेड़ की छांव में, शैडो में। बट पेड़ नहीं है, शैडो नहीं है, तो सूरज की किरणें छुप नहीं पा रही। सो द सनलाइट कुड नेवर हाइड अंडर द शैडोज ऑफ द ट्रीज। समझ आए? तो क्या वो तीन चीजें हैं जो पेड़ों की ना होने की वजह से हो पा रही है? पक्षी नहीं बैठ पा रहे हैं पेड़ों पे, इंसेक्ट्स हाइड नहीं कर पा रहे हैं, और सन अपनी सनलाइट को छुपा नहीं पा रहा है शैडो में, यानी पेड़ों की छांव में। The forest which were empty all these nights will be full of trees by the morning as the trees are moving out. जो जंगल पूरे खाली थे अभी तक, इतने दिनों से, इतनी रातों से वो खाली थे, अब जाके अगली सुबह ये पूरे पेड़ से भर जाएंगे, क्योंकि सारे पेड़ जो घर में हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। कवित्री के घर के पेड़ खुद को मुक्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो ये जितने भी पेड़ हैं ना, जो पोएटिस के घर में, देखो हो सकता है ये पोएटिस ना हो, स्पीकर हो, तो आप स्पीकर भी लिख सकते हो, बट आपकी पूरी बुक में क्वेश्चन आंसर्स में हर जगह द पोएट ही लिखा हुआ है, तो हम वही लेके चलेंगे, ठीक है। सो कवित्री के घर के पेड़ खुद को मुक्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। लंबे समय से जंगल खाली है। चूंकि बाहर का जंगल लंबे समय तक खाली था, पेड़ों की शाखाओं पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। ऑल्सो पेड़ों में कई कीड़े नहीं छिप सकते थे। कोई कीड़े, कई क्या, कोई भी कीड़ा नहीं छुप सकता था। और सूरज की रोशनी कभी पेड़ों की छाया में नहीं छिप सकती थी। इन सारी रातों में जो जंगल खाली थे, वे सुबह तक पेड़ों से भरे रहेंगे, क्योंकि पेड़ बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से पेड़ पहले थे ही नहीं जंगल में, तो खाली था जंगल। अब सारे पेड़ घर से बाहर जंगल में आ चुके हैं, तो जंगल पूरा भर चुका है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। The poetess says that the trees work silently in the night to free themselves from the boundaries of the house. कवित्री कहती हैं कि उनके यहाँ जो घर में पेड़ हैं वो कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शांति से पूरा काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को घर से बाहर ले जा सके। The leaves of the trees put a lot of pressure on the glass window so that they could break it and go outside. जो पेड़ की पत्तियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस कांच पे दबाव डाले, ताकि जो दबाव है ग्लास पे, जो विंडो पे, वो टूट जाए, जो ग्लास है, और फिर वो बाहर आ जाए। The twigs have become very hard as they are applying so much pressure to free themselves. वो इतनी पेड़ कोशिश कर रहे हैं, इतनी उनकी जो टहनियां हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं कि वो ना उस प्रेशर, उस बोल सकते हैं हार्डवर्क की वजह से, परिश्रम की वजह से बहुत हार्ड, बहुत स्टिफ हो गए।
The branches have bent because of being inside all the walls and under the roof where they are not able to grow. ये पूरा दीवार है, वॉल्स हैं, अब उसी के अंदर है तो जगह ही नहीं ग्रो करने की। जंगल में तो इतनी जगह होती राइट, तो पेड़ पूरे दब रहे हैं, बेंट हो गए, क्रैम्प आ गया है ब्रांचेस में। Trees look like newly discharged patients from a hospital who become half shocked when they come out in the world. हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक अगर कोई पेशेंट्स मरीज होते हैं एडमिट, तो अगर वो बहुत समय बाद हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो कैसे वो आधे शॉक हो जाते हैं। लाइक मतलब बाहर की दुनिया बहुत अलग लगती है उनको, क्योंकि वो एक ही बेड पे उसी रूम में हॉस्पिटल में बंद थे एक तरीके से। वैसे ही ये पेड़ इतने समय से घर की चार दीवारों में बंद हैं, और जब वो बाहर आए हैं तो वो भी ऐसे ही पेशेंट्स की तरह हाफ डेज्ड या हाफ शॉक्ड है। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। कवित्री का कहना है कि घर की सीमाओं से मुक्त होने के लिए पेड़ रात में चुपचाप काम करते हैं। पेड़ों की पत्तियां कांच की खिड़की पर बहुत दबाव डालती हैं ताकि वे उसे तोड़कर बाहर जा सके। टहनियां बहुत सख्त हो गई हैं क्योंकि वे खुद को मुक्त करने के लिए इतना दबाव डाल रही हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रही है ना बाहर आने की, तो वो दबाव के चक्कर में टहनियां बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। शाखाएं सभी दीवारों के अंदर और छत के नीचे होने के कारण झुकी हुई हैं, जहां वे विकसित नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, पूरा पेड़ है इतना बेंट हो गया है, क्रैम्प आ गया, क्योंकि जगह नहीं है और ग्रो तो करना ही उनको, तो उनके पास जगह नहीं है फैलने की, तो कहीं ना कहीं वो दब गए हैं। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे एक चिकित्सालय के मरीज जिनकी अभी छुट्टी हुई है, जो बाहरी दुनिया में आने पर आधे हैरान हैं, और ऐसे ही पेड़ों की कंडीशन है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। The poetess is sitting in a house and writing letters. अब पोएटिस बोल लो, स्पीकर बोल लो, यहाँ पे आपको जैसा सही लगे। तो जो ये बोल रही हैं लाइनें, जो स्पीकर हैं वो अपने घर में बैठी हैं और बहुत सारे लेटर्स या बड़े बड़े पत्र लिख रही हैं। In the letter she has scarcely mentioned about the trees that are moving out to the empty forest. और उन लेटर्स में जो पोइटर्स हैं उन्होंने मुश्किल से कुछ जो है बताया होगा कि ये जो ट्रीज हैं मेरे घर के, वो घर के बाहर जंगल में जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मेंशन नहीं किया। इसका भी कुछ रीजन हो सकता है, शायद पोइटर्स को लगता है कि लोगों को क्या ही मतलब है प्रकृति से, क्योंकि अगर होता तो हम इतना परेशान नहीं करते नेचर को। इसलिए पोइटर्स को लगता है जब लोग सुनेंगे ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा लेटर में ये सब जानने का, तो मैं क्यों लिखूं, इसीलिए वो अपने तक ही इस चीज को रखती हैं। The night is very fresh and the moon is shining in the open sky. The smell of leaves and lichens reaches the poetess like a voice coming from the rooms of the house. अब ये जो दिन है, मतलब जो रात है ना, जिस दिन पेड़ बाहर जा रहे हैं, बहुत ही फ्रेश सी नाइट है, बहुत ही सुहाना मौसम है, और चांद पूरा निकला है, क्लाउडी नहीं है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, चांद पूरा चमक रहा है। और यहाँ पर पोएटिस को एक महक आ रही है, किसकी? पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनकी, और जो काई जमी होती है ना, लाइकन, उसकी एक महक आ रही है। और वो महक जो है वो उन आवाज़ों की तरह है जो कि कमरों से आ रही है। तो रूम्स में, कमरों में वो आवाज़ जो है ना, वो उस महक को बोला है पोइटर्स ने, जो वो महसूस कर सकती है। क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। कवित्री अपने घर में बैठी पत्र लिख रही हैं। पत्रों में उन्होंने उन पेड़ों के बारे में शायद ही उल्लेख किया है जो खाली जंगल में जा रहे हैं। रात बहुत ताज़ा है और खुले आसमान में चांद चमक रहा है। पत्तों और काय की महक कवियत्री तक पहुंचती है जैसे घर के कमरों में कोई आवाज आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा जो स्टैंजा वो यही कह रहा है कि सुन पा रही है कि पेड़ निकलने की पूरी कोशिश करें। अब पढ़ते हैं आखिरी स्टैंजा के बारे में। The poetess listens to the sounds coming from the leaves of the trees. ये वॉइस वो सुन रही हैं जो उन पत्तियों की महक से, जो उन काई की महक से उन्हें सुनाई दे रही है। Such sounds will not be heard in the morning as the trees will move out to the forest in the night. ये आवाजें वो अब अगले दिन से सुन नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके होंगे बाहर। अब घर में कोई पेड़ ही नहीं है तो आवाज कहाँ से आएगी? तो इसीलिए शांति हो जाएगी। The poetess could hear the sound of the glass breaking. फिर poetess कहती है listen, the glass is breaking. यानी सुनो, कांच ब्रेक हो चुका है, यानी जो प्रेशर लगा रही थी लीव्स, फाइनली वो कांच टूट गया है। The trees hurry outside, stumbling on each other. अब सारे पेड़ों को एक ही जगह से फटाफट से बाहर निकलना, तो एक दूसरे से टकरा रहे, गिर रहे, तो उसे स्टम्बलिंग कहते हैं, ठोकर खा रहे। The wind is moving fast towards them to meet them. ऐसा लगता है कि जैसे ही पेड़ बाहर निकल रहे ना, तो जो आंधी है, जो हवा है, वो बहुत तेजी से आ रही है और इनसे मिलने आ रही है पेड़ों से, यानी हवा बहुत तेज चल रही है। The tall tree stands straight in the forest and its branches cover the moon, due to which it looks like a broken mirror. बड़े बड़े पेड़ जो है वो जंगल में खड़े हुए हैं
और उन पेड़ों की हाइट की वजह से जो चंद्रमा है वो छुप गया है। तो चंद्रमा कुछ ही कोनों से उसकी लाइट आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे एक टूटा हुआ कांच हो जिसमें थोड़े थोड़े ही बस लाइट आ रही हो, क्योंकि वो चंद्रमा जो है वो क्या है, जैसे व्हाइट है पूरा आप मान लो, और ब्लैक कलर की ब्रांचेस दिखेंगी, अंधेरा होता है रात को तो बहुत ही ज्यादा शैडो टाइप का दिखता है, तो कैसा लगेगा, वो सब लकीरें दिखेंगी, तो चांद जैसे टूटा हुआ कांच दिखेगा, मिरर दर्पण दिखेगा। The broken pieces of the moon seems like the crown of the tallest oak tree। और बहुत बड़ा होता है ओक का पेड़, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे चांद जो है वो एक ताज की तरह बैठा हुआ है। और इस तरीके से आपका जो लास्ट स्टैंजा है वो खत्म होता है। ठीक है, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। कवियत्री पेड़ों की पत्तियों से आने वाली आवाजों को सुन सकती है। सुबह ऐसी आवाजें नहीं सुनाई देंगी क्योंकि पेड़ रात में जंगल में चले जाएंगे, तो कोई होगा ही नहीं तो आवाज कहां से आएगी। कवियत्री कांच टूटने की आवाज सुन सकती है। पेड़ तेजी से बाहर भागते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर ठोकर खाकर गिरते हैं। हवा उनसे मिलने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जंगल में सीधे खड़े हो जाते हैं और उनकी शाखाएं चांद को ढक लेती हैं, जिसके कारण यह टूटे हुए दर्पण की तरह दिखाई देता है। कौन? जो चांद है वो टूटे हुए मिरर की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की मुकुट की तरह दिखते हैं। और इस तरीके से आपकी जो पोएम है वो खत्म होती है। सो ये सब चीजें हैं जो आपको स्टैंजास में बताई गई हैं। अगर कुछ भी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्लियर नहीं हुआ था, आई होप समरी में क्लियर हो गया। तो इस तरीके से समरी डन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन डन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी है चैनल पे। तीनों पढ़ के आना अगले वीडियो के लिए, जो होंगे आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से, तो आपको पहला जो प्रश्न दिया है वो कहता है फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। तो अगर आपको याद हो तो कविता में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि कई समय से फॉरेस्ट में, जंगल में पेड़ नहीं है, तो कई चीजें हैं जो संभव नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले, क्योंकि पेड़ नहीं है तो कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता, कोई बर्ड नहीं बैठ सकता पेड़ पे। नंबर 2, पेड़ नहीं है तो जो कीट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो छुप नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते। एंड नंबर 3, जो सन रेज हैं, सनलाइट हैं, वो ट्री की शैडो में छुप नहीं सकती। तो ये 3 चीजें हैं। तीनों चीजों को आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर द बर्ड कांट सिट ऑन द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं या पक्षी हैं वो बैठ ही नहीं सकता पेड़ पे, बिकॉज पेड़ ही नहीं है। द इंसेक्ट्स कांट हाइड, यानी कि वो छुप नहीं सकते हैं। कौन? कीड़े मकोड़े, क्योंकि पेड़ों में ना वो छुप जाते हैं। एंड द सन कांट बरी इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो अपनी सनलाइट जो है उसे ट्री के शैडो में, छांव में छुपा नहीं पाएगा, पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा। सो ये 3 चीजें हैं जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर कोई ट्री लेस, यानी कि बिना पेड़ों का जंगल हो तो। डन? ओके। दूसरा है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई आपके दिमाग में क्या एक छवि बनती है कि सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो भाई जो सन रेज हैं उनको फीट बोला गया है और वो पेड़ की छांव में पूरी तरीके से छुप जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज बरी करना, अपने आप को पूरा कवर करना। क्या बोल रहे हैं वो सन की फीट से, हम जानते हैं, फटाफट से आंसर देख लो। द सन्स फीट मीन्स द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन अर्थ। जो सूरज की किरणें धरती पे गिरती हैं उन्हें कहा जाता है क्या? सन्स फीट। When there are no trees, there is no shadow and thus the rays fall directly on the ground. भाई जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली धरती पे गिरेंगी, राइट? और धरती पे जब वो पड़ेंगी तो डेफिनेटली बीच में छांव नहीं है उनको छुपाने के लिए। बट इफ देयर आर ट्रीज then the shadow hides the sun rays and it seems that the sun is burying its feet in the shadow that falls from the trees. बट जब पेड़ होते हैं तो क्या होता है, पेड़ की छाया होती है और जैसे ही सूरज की किरणें गिरती है ना तो उस छाया में वो किरणें छुप जाती हैं, इसीलिए कहा गया है burying its feet in the shadow। क्लियर है? तो क्या इमेज आ रहा है दिमाग में, क्या मतलब है फीट का, सब ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया था डिटेल एक्सप्लेनेशन और समरी में, बट फिलहाल के लिए आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? तो ये जो पेड़ हैं वो कहाँ हैं एग्जैक्टली? पोएटिस के घर में कैद हैं
और इनके रूट्स क्या कर रहे हैं, लीव्स क्या कर रहे हैं, ट्विग्स क्या कर रहे हैं, सब बताना आपको कि कितना प्रेशर लगा रही है लीव्स, देन रूट्स अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विग्स क्या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए, सब बताना। ठीक है, तो चलिए आंसर देखो। द ट्रीज इन द पोएम आर ट्रैप्ड इन द पोइटस हाउस, यानी कि पोइटस कवियत्री जो है उनके घर में ये पूरे पेड़ जो हैं वो क्या है, कैद हैं। द रूट्स आर वर्किंग ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, ये जो पेड़ हैं उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, पूरी कोशिश करें कि वो जो क्रैक्स है ना जिसमें ये पूरी तरीके से धंस चुके हैं वो उससे अपने आप को अलग कर सके, तो वो डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट सो दैट इट ब्रेक्स। व्हाट इट ब्रेक्स, भाई ग्लास ब्रेक्स, तो आप यहाँ पे और क्लियर कर सकते हो, द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास या ऑन द विंडो सो दैट द ग्लास ब्रेक्स। थर्ड है while the small twigs have got stiff with exertion, और जो twigs हैं वो exertion की वजह से, हार्ड वर्क करने की वजह से बहुत सख्त हो गए, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। ऑल्सो यू कैन जस्ट इलाबोरेटेड, यानी और डिटेल में बना सकते हो उसको। द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ प्रेशर ऑन द विंडो या ऑन द ग्लास और विंडो सो दैट द ग्लास ब्रेक्स। इजी। तो क्या कर रहे हैं रूट्स, क्या कर रही हैं लीव्स, क्या कर रहे हैं ट्विग्स, ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया। डन। ओके, चलिए थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। अब ये जो पेड़ हैं उसके जो ब्रांचेस हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है। ले देखिए पूरे ब्रांचेस को या फिर पूरे पेड़ को ही हम कह लें न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है कि भाई जैसे हॉस्पिटल में कई दिनों से अगर कोई पेशेंट एडमिट है और वो बहुत टाइम बाद जब बाहर आएगा तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, थोड़ा कंफ्यूज होगा, हाफ डेज्ड होगा, वैसी ही कंडीशन इनकी है। तो इन्हें कंपेयर किया गया है विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल। द लार्ज ब्रांचेस हैव बिकम क्रैम्प्ड, बहुत ज़्यादा बेंट हो चुके हैं, एज दे आर अंडर द रूफ एंड डिड नॉट गेट इनफ स्पेस टू ग्रो, क्योंकि वो छत के नीचे, भाई जंगल में ऊपर कुछ है ही नहीं, इट इज़ लाइक स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो है पेड़ कितना भी ग्रो कर सकते हैं, बट व्हेन दे आर इन द हाउस जगह कम है तो दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली, और इसीलिए क्या हो रहा है वो क्रैम्प्ड हो गए। व्हेन दे गेट फ्री दे रश स्टम्बलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दे लुक हाफ डेज लाइक द पेशेंट्स हु हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो ये बहुत समय बाद बाहर आ रहे हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर टकरा के, ठोकर खा के गिर रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है इनको देखकर कि ये हाफ डेज्ड हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से कई दिनों बाद, बहुत समय के बाद, लॉन्ग वेट के बाद जब पेशेंट्स बाहर आते हैं तो दे आर हाफ डेज्ड, वैसे ही ये जो पेड़ हैं वो भी वैसे ही लग रहे हैं। तो क्या कंपेयर हुआ है, कैसे कंपैरिजन हुआ है, आई होप समझ आ गया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। वही आपको फाइनली टुवर्ड्स द एंड या लास्ट स्टैंजा में आपको बताया जाता है कि पोइटस इस मून को कैसे डिस्क्राइब करें। ऑल्सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम पोइट लिखे कि पोइटस लिखें, क्वेश्चन में पोइट लिखा है तो लिख दो, अदरवाइज पोइटस लिख दो। ठीक है। सो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। जो पोइट हैं उन्होंने चांद को कैसे डिस्क्राइब किया है, कब कब, पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा और दूसरा एट इट्स एंड। व्हाट कॉजेज दिस चेंज। पहले बोला है कि ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है, राइट, कि पेड़ गए छुप गया चांद तो ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है। ऑल्सो मतलब इधर पे हम बोले तो बहुत ज़्यादा क्लियर स्काई है, फुल मून है, बट जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो एक क्राउन की तरह एक्ट कर रहा होता है या फिर ब्रोकन मिरर की तरह एक्ट कर रहा होता है। क्या होता है चेंज, भाई अब ऑलरेडी सारे ट्रीज वगैरह सब बाहर आ गए हैं तो वो चेंज कॉज कर रहे हैं। ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट इट्स अ फ्रेश नाइट एंड द फुल मून इज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। बहुत ही ताज़ी सी रात है, यानी बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा है और पूरा क्लियर स्काई है और पूरा चांद चमक रहा है। At the end of the stanza, the poet says that the moon breaks into pieces like a broken mirror and shines on the heads of tallest oak trees. But last में वो क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं तो वो चांद को ऐसे छुपा देते हैं जिसकी वजह से चांद के कुछ ही कोनों से रोशनी आ रही होती है, इसीलिए वो एक ब्रोकन मिरर, टूटे हुए दर्पण की तरह दिखता है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सबसे बड़े जो पेड़ होते हैं ओक के पेड़, उसका एक क्राउन या उसके ऊपर सजे हुए हैं या शाइन कर रहे हैं। The trees have moved outside and covered the moonlight and it can be seen only in parts. This is why it seems that the moon has broken into pieces. क्योंकि अब फाइनली ट्रीज आ गए हैं बाहर घर के, इसीलिए चेंजेस हुए हैं। तो ट्रीज बाहर आ गए, बहुत बड़े पेड़ होते हैं तो पूरी तरीके से खड़े हैं तो पूरा चांद वांद छुप गया है और इसीलिए ब्रोकन मिरर का इफेक्ट मिल रहा है। तो पहले में और दूसरे में चेंजेस इसीलिए मतलब आपको दिख रहे हैं क्योंकि पहले पार्ट में जब वो बोल रहे हैं फुल मून शाइन कर रहा है इन द क्लियर स्काई, तब पेड़ घर के अंदर है, बाहर नहीं आए। बट जब ब्रोकन मिरर की बात हुई है तब पेड़ घर में नहीं बल्कि जंगल में आ चुके हैं। इजी। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। घर को क्या होता है जैसे ही पेड़ बाहर चले जाता है, तो भाई जैसे ही पेड़ बाहर चले जाते हैं बिल्कुल शांति हो जाती है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। When the trees move out of the house, the glasses break, कांच ऑब्वियसली टूटा तभी बाहर आए, and the whispers of the trees disappear। अब जो खुसफुसाहट है, जो आवाज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं, which leaves the house silent, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो शांत हो चुका है, बिकॉज पेड़ ही नहीं है जो पूरा टाइम मेहनत करते थे बाहर आने की और आवाज़ें होती रहती थी। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कह रहा है Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? पोम में दिया हुआ है ना कि वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, एंड शी स्केर्सली मेंशन, यानी कि मुश्किल से कुछ मेंशन किया उन्होंने अबाउट द थिंग कि जो पेड़ हैं वो उनके घर से बाहर जंगल में जा रहे हैं। कुड इट बी दैट वी आर ऑफन साइलेंट अबाउट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड दैट दे एम्बैरस अस? क्या ये इस वजह से है क्योंकि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की और अगर वो हो जाती है हमारे आसपास, तो हम अक्सर उसके बारे में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हमें लगता है कि इसके बारे में बात करने से अच्छा है चुप रहो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सही है कि ऐसा रियल में होता है कि जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की या फिर आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ यार ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते बल्कि हम साइलेंट हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी शायद है कि पेड़ जो है हमें पता है हम कट करते हैं अपने ही खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते नेचर पे, प्रकृति पे, सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो शायद हम ये चीज़ जैसे हमारे सामने आती है कि वो ट्रैप्ड हैं और वो जा रहे हैं बाहर, तो हम बहुत बुरा फील करते हैं मे बी, बट क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन लगती है, वो शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हम उसके बारे में चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ तो है, बट आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो कि शायद पोइट्स को लगता है या पोइट को लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा ये सब बातें पढ़ने में, इसलिए मैंने बहुत कम मेंशन किया है। क्योंकि अगर लोगों को इंटरेस्ट होता पेड़ों के बारे में या नेचर के बारे में तो वो उनका केयर करते, उनके बारे में पहले से ही सोचते। अब मेरे लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, इसीलिए वो नहीं लिख रही है। ठीक है, सो द पोइट स्केर्सली मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस in her letters as we humans do not care for nature in the first place। Definitely सबसे पहली चीज़ तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है प्रकृति से रिलेटेड, क्योंकि अगर हमें टेंशन होता नेचर का, ह्यूमन बींग्स को टेंशन होता तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रकृति जो है वो एक तरीके से रिवाइव कर पाती, ठीक हो पाती, ना कि इस तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज करते। मे बी द पोइट फील्स दैट द पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द ट्रीज दैट आर ट्राइंग सो हार्ड टू सेट देमसेल्व्स फ्री। मे बी ऐसा हो सकता है कि पोइट को ऐसा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे जानने के लिए कि पेड़ इतनी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, अपने आप को फ्री करने की। द पीपल डू नॉट केयर अबाउट द ट्रीज एल्स दे वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड देम। लोगों को पेड़ों के बारे में कोई टेंशन है नहीं, इसीलिए शायद वो सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अदरवाइज अगर टेंशन होता तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसको सेव करते। तो इसीलिए पोइट्स को शायद लगता है कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट होता ये सब नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर इन्फॉर्मेशन अपने लेटर्स में लिख रही है। डन है, ओके। आपको लगता है इसका और कोई रीजन हो सकता है, और वो रीजन अगर बिल्कुल वैलिड है, आप प्रूव कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर वो लिख देना। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what poem might mean. Here are 2 suggestions. Can you think of others? यहाँ दिया हुआ है कि अब हमने पोम पूरी अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, तो अब हमसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली पोम का मतलब क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पेड़ों की बात तो की गई है, बट इन पेड़ों का इस्तेमाल कर कर पोइट्स शायद कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, और भी नज़रिए हैं जो हमने सारे डिस्कस किए हैं समरी में भी आई थिंक, और डिटेल में भी थोड़ा बहुत हमने किया था। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स रीड देम। डज द पोम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर? एक जो बिल्कुल बहस है या एक तरीके से एक अलग ही चल रहा है मैन और ह्यूमन बीइंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये प्रेजेंट वो कर रहा है? डेफिनेटली। कंपेयर इट विद द टाइगर इन द जू। इज द पोइट सजेस्टिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन सिटीज व्हाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन आर इम्प्रिजन्ड एंड नीड टू ब्रेक आउट? 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या ये मैन और ह्यूमन बींग्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है? डेफिनेटली प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, टाइगर इन द जू से हम ऑलरेडी समरी में कंपेयर कर चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो फ्रीडम वाली बात हमने क्लियर की थी, तो कंपेयर कर लेंगे। तीसरी चीज़, क्या पोइट ये कह रही है कि जो हमने सिटीज़ में, पता है कई जगहों पर होता है कि असली के पौधे घर में लगाए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए, उनका ध्यान रखा जाता है बाकायदा, ऐसा नहीं रखते, बट वो चीज़ें बुरी होती है कि भाई जंगल तो आप पूरा खाली कर दे रहे हो। तो क्या पोइट ये कहना चाह रही है कि जो घर में आप डेकोरेशन के लिए पेड़ रख रहे हो या पौधे रख रहे हो, वो खुद को एक तरीके से कैदी समझ रहे हैं पेड़, तो आपको प्लीज उन्हें बाहर रखना चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए, जहां उनकी असली जगह है वहीं रहने दो। क्या पोइट ये कह रही है? तो अब ये चीज़ों को मिक्स करके कैसे आंसर लिखना है, चलिए फटाफट से एक सैम्पल देखते हैं। येस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। सबसे पहले तो बताओ हाँ या ना,
फिर प्रूफ करो, ठीक है। तो येस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन हैज ऑलवेज यूज नेचर फॉर हिज बेनिफिट्स एंड हैज नेवर टेकन केयर ऑफ हर मतलब नेचर, ठीक है। तो येस, ऑलवेज ये चीज रही है कि हम इंसानों ने सिर्फ अपना ही सेल्फिश रीजन फुलफिल करने के लिए पेड़ों को कट किया है और हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है नेचर पर। ह्यूमंस हैव ऑलवेज कट डाउन ट्रीज फॉर सेल्फिश रीजंस। हम पेड़ ऐसे नहीं कट कर देते कि अरे ये पेड़ के लिए बुरा है या क्या, नहीं, हम इसलिए कट करते क्योंकि हमारा फायदा होता है। मे बी हम वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, मे बी हम उस लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम अपने फायदे के लिए पेड़ कट कर देते हैं। द ट्रीज केप्ट इन द हाउस फॉर डेकोरेशन आर केज्ड इनसाइड द हाउस एंड हेंस आर नॉट फ्री। डेफिनेटली जो पेड़ बाहर होने चाहिए, अगर आप उनको घर में ले आ रहे हो, जैसे कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए, आप उसे एक पिंजरे में बंद कर दे रहे हो, तो क्या है, फ्रीडम आप स्नैच कर रहे हो ना। वही चीज पेड़ों के साथ हो रही है कि आप घर में डेकोरेशन के लिए रख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने उन्हें कैद कर लिया, जिन्हें फ्री करना जरूरी है। दे वॉन्ट टू मूव आउट, वो पेड़ बाहर जाना चाहते हैं। सिमिलरली इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, द टाइगर फील्स कन्फाइंड इन द केज एंड यर्न्स फॉर फ्रीडम। सिमिलरली यही चीज़ हो रही है कि टाइगर इन द जू में जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे कैदी की तरह महसूस करता है इन अ केज, और वो बहुत लॉन्ग कर रहा है, यर्न कर रहा है फॉर फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ये जो टाइगर है वॉन्ट्स टू गेट फ्री एंड रन वाइल्ड इन दी ओपन। सो डेफिनेटली ये कंपैरिजन है जो सिमिलरली वर्ड यूज़ किया है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताने के लिए कि सेम चीज़ हो रही है कि टाइगर इन द जू में टाइगर भी इस तरीके से कैद है, कैदी की तरह महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि उसे फ्री कर दिया जाए, और वहीं पर ये जो पेड़ हैं उन्हें भी कैदियों की तरह महसूस होता है घर में। तो ये सिमिलैरिटी है। तो तीनों पार्ट्स का जवाब आपको मिल गया है। आई होप आपको क्लियर है आंसर। ऑल्सो अगर आपके पास और भी शब्द हैं खुद के तो प्लीज़ लिखिएगा। डेफिनेटली मेक श्योर कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, मीनिंग सही हो उसका वहाँ पर, और आप जो है जो चीज़ व्यक्त करना चाहते हो प्रॉपरली आंसर में प्रेजेंट हो पाए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द अदर हैंड एड्रीन रिच यानी जो पोइटिस हैं हैज बीन नोन टू यूज ट्रीज एज मेटाफर फॉर ह्यूमन बींग्स. दिस इज अ recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? क्या दिया है, ध्यान से सुनो। और दूसरी तरफ एड्रियान रिच जो हैं वो बहुत जानी जाती है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अक्सर पेड़ों को इंसानों को व्यक्त करने के लिए या इंसानों के बारे में बताने के लिए एज अ मेटाफर यूज़ किया है। इसके पहले कि आगे बढ़े फिर से मैं आपको बता देती हूँ सिमिली और मेटाफर क्या है। मैंने आपको शायद वन ऑफ द पोम्स में बताया हुआ है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर। ठीक है, ये जो है पोम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। दोनों का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है कि एक तरीके से आप बता रहे हो, तुलना कर रहे हो कि ये चीज़ इसके जैसी है, जैसे पेड़ ह्यूमन बींग्स जैसे हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की सेम चीज़ क्या है, दोनों ही तुलना करते हैं, बट दोनों की तुलना अलग अलग तरीके से होती है। कभी कभी तुलना होती है वर्ड्स एज और लाइक का इस्तेमाल कर कर, और कभी कभी तुलना होती है वर्ड कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ किए बिना। ठीक है, कभी कभी तुलना की जाती है वर्ड्स एज और लाइक का, जैसे कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। ठीक है, दिस हाउस इज एज ब्यूटिफुल एज क्या बोले, एज ग्रीनरी मे बी, राइट। या फिर लिख सकते हो दिस ड्रिंक इज एज हाइड्रेटिंग एज अ लेमनेड। तो जहां पर किसी भी चीज को कंपेयर किया जा रहा हो एज या लाइक का इस्तेमाल कर कर, वो एक कंपैरिजन होता है। वहीं कभी कभी कंपैरिजन एज लाइक का यूज ना किए बिना इनडायरेक्टली भी होता है, और वहां लिखा नहीं होता कि एज दिस या लाइक दिस। ठीक है, और वहां क्या हो रहा होता है, मेटाफर। जैसे कि एक पोम हम पढ़ेंगे, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंप्लीट चैप्टर विजन उसका पढ़ लिया है हमने, पता नहीं कौन से चैप्टर में, आई गेस नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में ही है शायद से। ठीक है, तो आपको टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन शायद मैडम राइड्स द बस में मिलता है, और वहां पर आपको एक लाइन दी हुई है, चिमनी फॉर अ नोज। ठीक है, ये दिया हुआ है चिमनी फॉर अ नोज, यानी जो ड्रैगन है उसकी नाक चिमनी जैसी है। तो ये कंपैरिजन हो रहा है नाक का चिमनी से, बट क्या एज लाइक कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ये होता है ऐसा कंपैरिजन जिसमें एज लाइक नहीं होता, और एज लाइक जिसमें हो वो कंपैरिजन दूसरा होता है। जहां पर एज और लाइक का इस्तेमाल हो रहा होता है वो सिमिली है, और जहां नहीं हो रहा होता है वो मेटाफर है। समझे? तो कहीं भी सिमिली कहीं भी मेटाफर वर्ड दिखे आपके दिमाग में कंपैरिजन वर्ड आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चीज़ दी हुई है आपको कंपैरिजन वाली, वो हम बात कर लेते हैं इसका क्या मतलब है। सो ऑन द अदर हैंड एड्रियान रिच हैज़ बीन एबल टू, आई थिंक अ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन नेक्स्ट चैप्टर में मैडम रेज बस में नहीं है, उसमें फॉग है। ठीक है, वॉट एवर जो भी है, तो आपको पोम में से एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है सिमिली मेटाफर का, उसमें टेंशन मत लेना। ठीक है, सो जब बात की जाती है मेटाफर की, इसका मतलब होता है कंपैरिजन। अब यहाँ पर बोला है कि क्या पेड़ों का इंसानों का कंपैरिजन करते हुए उपयोग किया गया, और अगर आपको ऐसा लगता है हाँ, तो प्लीज इसको प्रूफ कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर पोइटिस ट्रीज का इस्तेमाल कर कर
विमेन के बारे में बात कर रही हैं, यानी कि महिलाएं जो काफ़ी टाइम से इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशन, सामाजिक जो भी कायदे हैं, कानून हैं, उसके अंदर दबी हुई थी, सिर्फ घर के भीतर चार दीवारियों में कैद थी। बट अब जो फीमेल्स हैं वो बाहर आ रही हैं, वो अपना बेस्ट दे रही हैं, स्किल्स अपनी पोर्ट्रे कर रहे हैं, अचीव कर रही हैं फीमेल्स, तो शायद वो बताना चाह रही है यहाँ पर पोइट्स। ठीक है, ऐसे मैंने कई और बताए थे, कई लोग हैं जो बाउंड्रीज तोड़कर अब बाहर आ रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो कई ऐसे कंपैरिजन हो सकते हैं। तो चलिए ह्यूमन बींग से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखोगे। इफ ट्रीज हैव बीन यूज्ड एज अ मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स देन द पोएम वुड मीन दैट लाइक द ट्रीज वुमेन आल्सो वांट टू ब्रेक फ्री ऑफ द बाउंड्रीज दैट सोसाइटी पुट्स ऑन देम। जैसे पेड़ों को बंद करके रखा है इस घर की चार दीवारी में, तो वो पेड़ इस पूरी दीवारों को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। उसी तरीके से जो वुमेन है वो भी सोसाइटी की जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना, उसमें जिसमें वो कैद है, उसे तोड़कर बाहर आना चाहती हैं। द वुमेन वांट टू मूव आउट ऑफ द हाउसेज एंड फुलफिल देयर गोल्स। जैसे कि पेड़ बाहर आकर अपना गोल यानी जंगल में रहना फुलफिल करना चाहते हैं, वैसे ही शायद जो वुमेन है वो भी बाहर आकर सोसाइटी में कदम रखकर अपने गोल्स फुलफिल करना चाहती हैं। Thus the poem also wants to highlight women's liberation from things that society has forced on them. लिबरेशन का मतलब फ्रीडम होता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये पोम यही बता रही है कि कैसे महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कैसे वो फ्री हो सकती हैं फ्रॉम थिंग्स जो सोसाइटी ने उन पे फोर्स किया है, वही चीज़ यहाँ हाईलाइट हो रही है। सो इस तरीके से मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये आप प्रूव कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के डिस्कशन के एंड पे। आई होप आपको द पोएम द ट्रीज पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, साथ ही साथ पूरा का पूरा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है। बट अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने की, वो है वेबसाइट के बारे में बात करना। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया इन द बिगिनिंग कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स पे वेट कर रहे हैं आपका, कि आप पढ़ाई करें उन वीडियोज़ को देखकर, ताकि आपकी प्रेपरेशन इतनी रॉक ऑन हो कि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको अपने एग्जाम्स में, राइट। तो अब फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे आप वो सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और उसके लिए आपको बस जाना है magnetbrains.com पे। जी हाँ, आप गूगल पे टाइप कीजिए magnetbrains.com, ओपन कर लीजिए इस वेबसाइट को। जैसे ही ओपन करते हो ये पर्टिकुलर पेज आपके सामने आ जाता है, और इस पेज पे आपके सामने कई ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल। जैसे आपको दिया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, आप अगर क्लिक करते हैं इस पे, आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का पूरा स्कूल सिलेबस जो है ना, वो पूरा मिल जाता है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, और आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो कोर्स का पार्ट है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा लर्निंग भी दी जाती है यहाँ पे, जो आप कोई भी देख सकता है। इसमें सीबीएसई का कुछ भी है, स्टेट बोर्ड का कोई लिंक नहीं है, आप सीधे एक्स्ट्रा लर्निंग पे क्लिक करके बहुत कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हैं तो आपको कई और ऑप्शंस मिलते हैं जो सेम होने वाला है। लाइक आपका जो सिलेबस है ना, वैसे क्लासेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग से मिल जाएगा, तो आप अपनी प्रेपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिस पे क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश का लेवल इतना बढ़िया कर सकते हो जिससे आपका कमांड बढ़ेगा इंग्लिश पे, साथ ही साथ आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। एनटीएससी ओलंपियाड ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में पढ़कर डेफिनेटली अगर आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो तो भी आप ये वीडियोस देखकर अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्ञान होता कम है आज के टाइम पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एनटीएससी ओलंपियाड के वीडियोस भी कभी ना कभी देख लिया करो। आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जैप, कैब, एसएससी, बैंक, आरआरबी, मुझे नहीं लगता इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप में से हर एक का कोई ना कोई इसमें से गोल होगा कि हमें ये क्रैक करना है, और आप वो पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे आगे जाके। बट इतना लेट क्यों करना है? अभी से वीडियोस जब मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेमेंट नहीं करना है, घर बैठे पढ़ सकते हो, कहीं जाना नहीं है, तो सीधे क्लिक करके क्यों ना अभी से थोड़ी तैयारी चालू कर दे। तो जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर करो, उसके वीडियोज़ देखो, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। डन। तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात, बट कैसे जाते हैं कोर्सेज पे, तो एक एग्जांपल दूंगी, बाकियों में भी वही फॉलो करना है। जैसे आपको इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है, आप क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे क्लासेस आएंगी, बस सीधे क्लिक करते जाओ। जैसे आपने क्लास 10th का कुछ पढ़ना है, क्लिक करो, अब क्या होगा, क्लास तो आ गई, क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, वो सब्जेक्ट चूज करो जो पढ़ना है। सपोज आपको इंग्लिश पढ़ना है, अब इंग्लिश दिख नहीं रहा है इस पेज पे, तो क्या करें भाई, स्क्रॉल करो, जैसे ही ऊपर जाओगे आपको मिल जाएगा इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है टॉपिक्स को देखने के लिए। जैसे आपने क्लिक किया पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट पे, जैसे ही क्लिक करोगे आएंगे आपके पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इनमें से आप उस लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। सपोज यूनिट 1 पे आपने क्लिक किया और उसका वीडियो जो है आपकी आंखों के सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, करना होता है बस क्लिक, और आप बहुत आसानी से जो है पूरे की पूरे वीडियोस देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक बार magnetbrains.com जरूर विजिट करना है। डन, ओके।
सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के डिस्कशन के एंड में। आई होप आपको पूरी पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए। अब इसी के साथ साथ हमने चैप्टर 7 तो खत्म कर लिया है, बट अब बारी आती है एक और चैप्टर को पढ़ने की, जो होने वाला है चैप्टर नंबर 8। तो चलिए अब मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।